Bismillahirrahmanirrahim. Me, Dr. Manzoor Junjua, welcome you all on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians. We have a lecture today on diabetic neuropathy. But before we begin with the proceedings, I will request Dr. Bashir Sahib to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيम. हम पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के इस प्लेटफॉर्म से अक्सर CMEs करवाते रहते हैं और ये बड़ी एनलाइटिंग चीज़ है। और जैसे अभी हमारे एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उन्होंने हज पर भी इसी तालीम के सिलसिले में सब के लिए कहा कि अल्लाह ताला हमें इसमें और कामयाबियाँ दे। और ये एक अच्छी बात है कि एजुकेशन जितनी भी ली जाए कम है, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टरों के मरीज़ों के साथ डील करना है। अगर बेहतरीन एजुकेशन होगी, अच्छी गाइडलाइंस होगी तो हम पेशेंट के लिए अच्छा कर सकेंगे। आज हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह साहब हैं, जो कि वेबडा हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनका बहुत अच्छा इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी और बाहर में जहाँ कहीं भी ये लेक्चर डिलीवर करते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और प्रेजेंटली ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें अपने इस लेक्चर से ज़रा मुस्तफ़ीज़ कराएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे यहाँ आकर हमेशा बड़ी खुशी होती है कि इतने सीनियर लोग माशाल्लाह इल्म की तलब के लिए इकट्ठे होते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू कम टू हेयर। मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉमन डिजीज़, जितनी डायबिटीज़ कॉमन है तकरीबन उतनी ही न्यूरोपैथी कॉमन है। कि बहुत कम हम देखते हैं कि कोई डायबिटिक पुराना मरीज़ हो जाए और कम्प्लिकेशन से बचा हुआ हो। आइडियल अगर आप पेपर पे डिज़ाइन करें कि ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए और वो हो जाए तो वो बचेगा, वरना तो वो फिर पेपर और ज़िंदगी में फ़र्क है। तो तकरीबन आप कह लें कि सभी क्रॉनिक कम्प्लिकेशंस में होते हैं। सो इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर, not very difficult to diagnose but difficult to treat. So in introduction we can say that there are two types of complications, microvascular and macrovascular. They go together. Microvascular complications go together and macro go together. When one microvascular complication will be there, other is presumed to be there. Micro include retinopathy, neuropathy and nephropathy. अगर एक आ जाए तो दूसरे को ज़रूर सर्च करें। अगर किसी को रेटिनोपैथी मिल गई है तो उसका प्रोटीन यूरिया करा के देखें। अगर न्यूरोपैथी मिल गई है तो उसकी फंडोस्कोपी करा के देखें। ये इकट्ठी मिल जाएंगी और बर वक्त मैनेज हो जाएंगी। एंड मैक्रोवास्कुलर कम्प्लिकेशंस गो टुगेदर। उसकी भी तीन ही बड़ी मिसालें हैं: स्ट्रोक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। सो न्यूरोपैथी इज़ अ माइक्रोवास्कुलर कम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़. इट इज़ द कॉमनेस्ट न्यूरोपैथी आउट ऑफ ऑल न्यूरोपैथीज. देयर आर long list of neuropathies and all types of neuropathies are seen in diabetes mellitus, and all type of nerve fibers, small fiber, large fibers, myelinated, demyelinated, are possible in diabetes and we commonly see in diabetes. Diagnosis not very difficult, but treatment is difficult and remains inadequate. Still we are not up to the mark. Types of diabetic neuropathy. There are many types, but commonest and known, which a family physician or any physician should know. Number one is distal symmetrical sensory motor polyneuropathy. Distal mean peripheries and symmetrical bilateral sensory and motor poly. ये वो न्यूरोपैथी है जिसको आम तौर पे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। जब हम कहते हैं कोई नाम नहीं लेता तो उससे मुराद ये वाली होती है, डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी मोटर पोलिन्यूरोपैथी. देन देयर आर अदर बिग ग्रुप ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथीज. देन मोनोन्यूरोपैथीज, एक नर्व इन्वॉल्व हो गई. देन मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, एक नर्व बट विदाउट एनी स्पेशल पैटर्न. ये तो है ना डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी मोटर, वो है कि चार नर्व्स इन्वॉल्व हो गई, एक इधर की एक उधर की, जो आपस में, उसको कहते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स. मल्टीपल बट विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. देन रेडिकुलोपैथी,
radical nerve root coming out of spinal cord is called radical or nerve root that can be seen. Then plexopathy, roots मिलके plexus बनाती हैं, plexopathy भी मिलेगी. And then acute painful neuropathy, ये अहम है, बड़ी rare है. When you start insulin treatment, the nerves which were diseased and not conveying any signal to the brain start regenerating and the neuropathic pain increases. आपने बड़ी मुश्किल से मिन्नत तरला करके मरीज़ को इंसुलिन पे डाला होता है और वो आता है कि जनाब मेरे तो मसले बढ़ गए हैं पहले से. तो उसी वक्त बता दें कि आपके कुछ अरसे के लिए इंसुलिन के बाद न्यूरोपैथिक पेन ख़राब होगी. यही बताएं कि ये जब हेल्दी होगी और फिर आप बेहतर हो जाएंगे. इसे उसकी वजह वही कि नर्व जब रीजनरेट करती है, पहले तो डेड पड़ी हुई थी ना, तो नर्व सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं कर रही थी, नमनेस थी. जैसे ही कुछ रीजनरेट होने के काबिल से वो इंसुलिन के बाद रीजनरेट की, इसे इंसुलिन न्यूराइटिस भी कहते हैं. इसकी मैं मिसाल अपने मरीज़ों को ऐसे देता हूँ कि अगर आपका चौकीदार और चोर की लड़ाई हो तो गेट पे शोर होगा, और अगर चौकीदार बेहोश हो जाए तो शोर ख़त्म हो जाएगा. तो शोर का खात्मा अच्छी अलामत तो नहीं है. जैसे ही उसको दोबारा होश आएगा तो फिर शोर होगा. तो मैं कहा जब मैं इंसुलिन लगाऊंगा तो आपका चौकीदार दोबारा जाग जाएगा. बी रेडी फॉर दैट. होना चाहिए कि जब इंसुलिन ली है और रीजनरेशन हुई है तो पेन रिलीफ मिलनी चाहिए, सिम्पटम रिलीफ. मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि पेन के सिग्नल ट्रांसमिट पहले नहीं हो रहे थे, नर्व डेड हो रही थी, पेन से गुजर के नमनेस में पहुँच गया था. अब डायबिटिक फुट होने के और एम्पुटेशन के करीब था, बंदा गिर गया हुआ है. हाँ, तो अब वो दोबारा ये टाइप्स हो गई. पैथोजेनेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग. स्टिल साइंटिस्ट्स हैव नॉट एग्रीड अपॉन कि विच पैथोजेनेसिस इज ऑपरेटेड इन डायबिटिक न्यूरोपैथी, बट देयर आर थ्योरीज. 4 मेन थ्योरीज आर सीन: इस्कीमिक थ्योरी, मेटाबॉलिक थ्योरी, इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून मीडिएटेड. मोस्ट कॉमन इज इस्कीमिक. नर्व के अंदर एक ब्लड वेसल भी होती है जिसको कहते हैं वाजा नर्वोरम. सो नर्व इज सप्लाइड बाय अ वेसल एंड वी सी देयर इज, इसी वजह से ये माइक्रोवास्कुलर है. ये छोटी वेसल्स है ना, माइक्रो, किडनी और रेटिना की तरह. ये जब अक्लूड होती हैं तो नर्व फिर उसके हिसाब से इस्कीमिया के शिकार होती थी. ये तो सबसे कॉमनेस्ट और एक्सेप्टेबल और वायबल थ्योरी जो है वो इस्कीमिक थ्योरी है. दूसरी मेटाबॉलिक है जो सबसे मशहूर है कि जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द सेल्स, सेल बिकम डेड, स्वोलन, अल्टीमेटली वो न्यूरोपैथी है. इन्फ्लेमेटरी लेस फेवर्ड थ्योरी है कि कुछ इन्फ्लेमेशन भी मिलती है जब आप नर्व को बायोप्सी करते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स अराउंड दी ब्लड वेसल्स आर सीन. तो इससे कहते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन भी चल रही है. और आखिरी इम्यून मीडिएटेड के डिस्टेंट इफेक्ट्स. इम्यून मीडिएटेड तो किसी भी चीज़ का कहीं और जाके इफेक्ट हो जाए, जैसे सोर थ्रोट के बाद जीबीएस हो गया तो कोई ताल्लुक तो नहीं है, वो इम्यून मीडिएटेड है. प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ के 100 में से 25 मरीज़ इस्कीमिक वाले होंगे, मेटाबॉलिक वाले 20 होंगे, इस वाले 30 होंगे, इस वाले 50. हर मरीज़ में ये चारों ही मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहे होते हैं, बस किसी में एक ज़्यादा, किसी में दूसरा ज़्यादा. और अभी चूँकि एग्रीड अपॉन नहीं है तो इसलिए तकरीबन यूँ समझें कि ये समझाने के लिए अलग अलग है. प्रैक्टिकली हर मरीज़ में हर मीडिएटेड जो है जी, इट इज रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम. इम्यून डायबिटीज़, इम्यून सिस्टम, हाँ, इम्यून यानी इम्यून सिस्टम, इम्यून मीडिएटेड सिस्टम. जैसे किसी भी डिजीज़ का एक इम्यून मीडिएटेड इफेक्ट है, जैसे ऑटो इम्यून है, उसको अपने ही बॉडी के खिलाफ उसने कर दिया और उसने नर्व को रीजन. ये वो वाली है जिसमें डायबिटीज स्टीरॉयड से ठीक होती है, क्योंकि इम्यून मीडिएटेड है तो फिर वो स्टीरॉयड से ठीक होगी. ठीक है जी. तो ये चारों हैं. ये आमतौर पे एक अलग मैकेनिज्म होता है, और यहाँ पे जब कभी आपको मिल जाए तो फिर उसमें स्टीरॉयड बेनिफिशियल, अदरवाइज तो हमेशा ही स्टीरॉयड एक बुरी चीज़ होगी. लो जी, पैथोलॉजी में अर्ली चेंजेस आर डैमेज टू द श्वान सेल्स जो उसकी कवरिंग है. देन देयर इज सेगमेंटल डीमाइलिनेशन एंड रीमाइलिनेशन. दोनों कुव्वतें काम कर रही हैं. डीमाइलिनेशन वाली उसको डिजेनरेट कर रही हैं और रीमाइलिनेशन भी चल रही है. अभी तक बॉडी ने हथियार नहीं फेंके. तो फिर क्या होती है कि अगर हिस्टोलॉजी करें उसको क्रॉस सेक्शन, तो ऑनियन बल्ब अपीयरेंस, जैसे प्याज के छिलका दर छिलका, एक डिजेनरेशन, फिर रीजनरेशन, डीमाइलिनेशन, फिर रीमाइलिनेशन, फिर डीमाइलिनेशन, तो ऑनियन बल्ब अपीयरेंस होती है. एंड लेट चेंजेस आर एक्सोनल डीजनरेशन. एट दिस स्टेज इट इज़ इरिवर्सिबल. जब यहाँ पे पहुँच जाएगा फिर उसके बाद वो नमनेस हो जाएगी और वो हिस्से फारग हो जाएगा. इससे पीछे पीछे वो वाली जो बात थी हमारी इंसुलिन न्यूराइटिस वाली. नाउ वी कम टू द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स डायबिटीज़ के डिस्क्राइब करने बड़े मुश्किल हैं. मैं एक वेबसाइट देखी तो ये सिर्फ एक वेबसाइट पे ये अल्फाज थे जो डायबिटिक पेन के लिए यूज़ हुए हैं. फ्लिकरिंग पेन, क्विवरिंग पेन, पल्सिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन. हर मरीज़ का अपना लफ्ज़ है जी. मेरे पाँव में झंझनाहट होती है, आग लगी है, वगैरह वगैरह. मैंने इन सब को ग्रुपिंग की, इनको एक जैसी सिम्टम को मैं ग्रुप कर लूँ तो आप देखें कि इसके 17 डिफरेंट ग्रुप्स बने.
इसको समझाना कि इस पेन का नाम क्या है, ये हर मरीज़ का अपना नाम है। मैंने इसको कहा है आपके लिए कि क्लिनिकल फीचर्स को मैं आपको डिफरेंट फेसेस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी दिखाता हूँ। लफ्ज़ों को छोड़ें, ये ज़्यादा आपको उससे समझ आएगी। देखें ज़रा, पेशेंट सेज कि पिन्स एंड नीडल्स, ये कॉमन कंप्लेंट है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुइयाँ चुभ रही हैं। अगली कंप्लेंट ये भी ऐसे पाँव पे सुइयाँ चुभ रही हैं, और अल्टीमेटली बाद में पहले पाँव और फिर हाथ। ये लेंथ डिपेंडेंट न्यूरोपैथी है। अगर स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ तक लेंथ 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर्स, तो 10 साल बाद अगर आखिरी 5 सेंटीमीटर न्यूरोपैथी में आ गए हैं, तो यहाँ से लेंथ अगर है 80 सेंटीमीटर, तो हाथ भी महफूज हैं, पाँव शुरू हो गए हैं। जब न्यूरोपैथी बढ़ती बढ़ती 80 सेंटीमीटर तक पहुँच जाएगी, तो इसका मतलब है यहाँ से भी टिप्स शुरू हो जाएगी और लेग आ जाएगी यहाँ तक। सो इट इज़ लेंथ डिपेंडेंट न्यूरोपैथी। पहले पाँव आएंगे, अल्टीमेटली हाथ भी आएंगे। आगे एक तस्वीर आ जाएगी इसकी, वो आपको ज़्यादा हेल्प कर देगी। ये जनाब करंट पड़ता है मेरी टांग में, बाद में हाथों में भी, मेरे पाँव जलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंकरियों पे चल रहा हूँ। ये सारी मरीज़ों की अगर कभी ना बताए तो आप थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन करके पूछ लें कि ऐसा लगता है, क्योंकि मरीज़ ने तो सारा कुछ ये नहीं पढ़ा हुआ ना, तो ये न्यूरोपैथिक सिम्टम है या कोई और चीज़ है, कोई और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगी तो बात करेंगे। तो व्हेन दीज आर नम, तो पेशेंट उसको कंबल से बाहर रखता है, क्योंकि उसको कंबल भी चुभता है। फिर ये देखें, इनिशियली ये उस ऐसे पकड़ता है क्योंकि उसके हाथ ओवर सेंसिटिव हैं और वो कब पकड़ने के काबिल है, उसने ग्लव्स लिया हुआ है। फिर ये इतना ऐसा नम हो गया डिस्टल, और बाकी अभी तक भी पेन ट्रांसमिट कर रहा है, उसने अपने ग्लव्स को काट लिया, फिर ऐसा उसने मग बना लिया। ये देखें, ये लेंथ डिपेंडेंट न्यूरोपैथी की अलामतें, ये तस्वीर आपको बता रही है लेंथ डिपेंडेंट फैशन। फिर एक कॉमन कंप्लेंट है, मेरे पाँव से जूता उतर जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, ये ताला याद रखेंगे। फिर अपने जूते ऐसे बनाता है कि उसको उतरने ना पाए, और हम भी एडवाइस करते हैं कि ऐसा जूता हो जो ना उतरे। क्यों? कि उसको इंजरी का भी, जूता उतरने का भी नहीं पता चलना, उसको इंजरी का भी नहीं पता चलना। अल्टीमेटली ही और शी विल एंड अप विद डायबिटिक फुट एंड एम्पुटेशन। पता ही नहीं चला तो जी, जूता उतर गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे जूते ठीक हैं, ऐसे गलत हैं जो पाँव से निकल जाएं और नीचे से चुभते हों। इसी एनालॉजी पर नंगे पाँव वॉक, वो कोई ना कोई अक्लमंद कहा देता कि नंगे पाँव वॉक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, सब्जे के ऊपर, वो बड़ी तरावत देती है। नहीं देनी उसको, हाँ ना, वॉक करें बट नॉट ऑन दी बेयर फुट। ये नीडल चुभ गई, मरीज़ को नहीं पता चला। ये एक मरीज़, ये रियल लाइफ है, हीटर के पास बैठा है, बैठे बैठे एक साइड से टांग जल गई, नहीं पता चला। ये मेरा थोड़ा सा पहले पेशेंट आया, तो उसे चींटियों ने काट लिया और उसे पता भी नहीं चला। सामने मतलब है कि नज़र से तो खैर नज़र आ जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि जब इतनी काटनी तो पता चला। अल्टीमेटली फिर वही कि अल्सर जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट्स हैं, एंड देन ये एम्पुटेशन, और फिर पेशेंट इज ऑन क्रचेस, और आप ये देखें कि फिर वो अल्टीमेटली व्हीलचेयर। तो ये है डायबिटिक न्यूरोपैथी का पूरा स्पेक्ट्रम, ट्रांसवर्स एज वेल एज लीनियर, के अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँचेगा। अब एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की इम्बैलेंस है। ये क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी में डायरिया, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग। ये क्या है? पोस्चरल हाइपोटेंशन, क्योंकि उसकी वेसल्स जो नॉर्मली सिंपैथेटिक टोन के तहत वो मेंटेन करता है, क्योंकि नर्व डैमेज हो गई हैं, तो अब वो जो उठ के साथ उसने करना था वो उसको लूज़ कर चुका है वो। ये क्या है? ये इसका इजहार करने से हमारे मरीज़ भी गुरेज करते हैं और हम भी गुरेज करते हैं। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है ना जी। इस पे हमारी ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन क्योंकि हम सारे डॉक्टर हैं तो इसलिए इस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इस पर हम अक्सर बात नहीं करते। अजीब बात है, हमने ये मौजू ख़ुद हकीमों के लिए छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों हम शिकस्त खोरदा ज़हनीत पे चले गए। सोसाइटी ने भी मान लिया और उनके प्रेशर में आके आधा पौना हमने भी मान लिया है। क्या करते हैं, मरीज़ आके बताता नहीं है, हम समझते हैं कि हम हिस्ट्री लेने के काबिल नहीं है। मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे, मरूम अल्लाह जन्नत नहीं, कहता है मुझे तो 5 सेकंड लगते हैं पूछने में। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि शुगर है, पाँव जलते हैं, उनके करीब होकर पूछता हूँ, बाकी हर काम ठीक है। वो 1 मिनट में समझ जाता है कि मैं क्या पूछता हूँ। कहता नहीं जी ठीक हो भी नहीं ठीक, जबकि इस कहता मुझे 5 सेकंड लगते हैं पूछने में, वो 1 मिनट में समझ जाता है कि मैंने क्या पूछा है, कि बाकी सब काम ठीक है। वो कहता नहीं जी वो भी नहीं ठीक है। और इसके रिवर्स दूसरा पैटर्न क्या है, मरीज़ हिम्मत करके भी बता दे कि जी मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है किसी भी शक्ल में, तो हमारे आगे से अनट्रेंड डॉक्टर का जवाब क्या होता है, तेन शुगर हुई है, तेरी उम्र 55 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, तेनू इस कम दी पई है। व्हाट अ बैड आंसर। वो कहता है अच्छा फिर शुगर दे तुसीं लिख दो, तो यदी दवाई मैं सड़क पर हकीम अल्लाह दे तो लिखवा लांगा।
दैट इज़ आवर, इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए 2-3 स्लाइडें ज़्यादा रखी कि ये मौजू हमेशा यतीम मौजू है। मेरे पास पेशेंट आया तो इसी तरह वो कहता है कि मियाँ बीवी आए जी, तो अब वो बता नहीं रहा था, तो बीवी आखिरकार क्या कहती है, मलिक साहब वो बात भी तो वो बताएं। बात भी तो बताएं। बस आप कहें कि बस बताने की जरूरत भी नहीं है। अब इस पर एक जोक है, लेकिन हम सारे पढ़े लिखे हैं फिर मैं डॉक्टर साहब साडा दूजा भी काम खराब है जी। अब इस जोक है जोक, लेकिन इसके अंदर पूरी साइंस बंद है। हम कहते हैं ना कि तेरी उम्र 60 साल हो गई है तो तेनों इसका आमदा पे आया। ये जोक पढ़ लें ज़रा कि उसने पूछा कि कब तक रहती है शादी की ख्वाहिश, तो उसने कहा मेरा ख्याल है 40वें तक तो रहती है। दैट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरीबॉडी टू हैव इंटैक्ट सेक्सुअल फंक्शन एज ही हैज़ द राइट टू हैव इंटैक्ट आर्टिकुलर सिस्टम, इंटैक्ट वास्कुलर सिस्टम, इंटैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये भी अल्लाह ने बनाया था, इसका कोई मकसद जी। ये मैस्लोज ट्रायंगल कहती है कि इंसान की ये नीड्स हैं, अगर नीचे वाली पूरी नहीं होगी तो ऊपर वाली हो ही नहीं सकती। नीचे वाली क्या है? ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमियोस्टेसिस, एक्सक्रीशन। अगर किसी की ये नहीं पूरी तो भूल जाए कि उसकी अगली पूरी होंगी। उसने उसको पहले पे रखा है इस नीड को। सो एज फिजिशियन वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस नीड एंड शुड बी वेल इक्विप्ड टू ट्रीट। इस पे मैंने 2-3 स्लाइडें रख दी हैं ताकि ये मौजूद महरूम रह जाता है। अगली जनाब हम आ जाते हैं मोनोन्यूरोपैथी पर। वो पूरा मैंने डिस्टल सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी की बात कर ली। अब अगली न्यूरोपैथीज, ये कार्पल टनल एक एग्जांपल है जो डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है। ये मीडियन नर्व है, यहाँ प्रेस हो रही है, इनिशियली पेन है, ये रेड वाली 3.5 फिंगर्स, और आखिर में जब नर्व मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गया, उसका डैमेज एक्सोनल भी हो गया, तो फिर नमनेस, डेड। और ये देखें, ये आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये थीनर एमिनेंस और ये इनमें फ़र्क है ना, मेरे को तस्वीर आ रही है, बिल्कुल ऐसे प्रेस्ड है। और इसको ये वेस्टिंग है। अल्टीमेटली जब मीडियन नर्व जाएगी उसका मोटर कंपोनेंट ये काम करेगा। फिर ये मोनोन्यूरोपैथी, ये देख रहे हैं कि ये टोसिस, ये आंख यहाँ पहुँच गई है लैटरल, और ये अभी तक यहीं खड़ी है। तो क्या हुआ है? मीडियल रेक्टस काम नहीं कर रहा। सर आइसोलेटेड टोसिस है या फेशियल पैरेसी है? ये मैंने इसीलिए दोनों बंदों की शक्लें लगा दी हैं कि ये देखें, यहाँ से मीडियल रेक्टस काम नहीं कर रहा, यहाँ से टोसिस, तो थर्ड नर्व के सारे मसल्स गॉन हैं। और ये है सेवंथ अलग हो सकती है, इस तस्वीर में नहीं है। मोनोन्यूरोपैथी कोई भी हो सकती है, इसमें 6th नर्व इन्वॉल्व है। ये देखें, ये पहुंच गई है वहां तक मुकम्मल, और इस यही नहीं पहुंची, इसको पहुंच जाना चाहिए था। इस तरीके से ये डिप्लोपिया नजर आएगा। अब आए जनाब के नाइटमेयर फॉर फिजिशियन, फॉर पेशेंट एंड फैमिली। साइंस क्या होंगे? वेस्टिंग, ये क्या है? हाई आर्च फुट या पेस कैविस। जब न्यूरोपैथी होगी तो ये वाले मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक साइड के और दूसरी साइड के कमज़ोर हैं, तो फुट आर्च लाइक हो जाएगा। वेस्टिंग पे हम पहले बात कर चुके हैं। शार्कोट जॉइंट पे आगे एक पूरी स्लाइड आ रही है। वूंड्स, अल्सर हम देख चुके हैं। वीकनेस, मोटर वीकनेस होगी और अपसेट एंकल जर्क होंगे। इस पर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे ये कॉमन पिन कैसे हम टच करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क से वाइब्रेशन सेंस देखते हैं, सॉफ्ट टच, और इसको कहते हैं मोनोफिलामेंट। तो ये अगर 10 ग्राम मोनोफिलामेंट का मतलब ये है कि अगर आप इतना प्रेशर दें जिससे ये मुड़ जाए, तो इसका मतलब है कि प्रेशर इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो अगर इसको पेशेंट डिटेक्ट कर ले तो इसका मतलब है कि उसका मोनोफिलामेंट टेस्ट नॉर्मल है, और अगर वो ना करे तो ये इंडिकेटर है इम्पेंडिंग या कमिंग फुट एम्पुटेशन का, कि ये मरीज़ जिसने इसको नहीं किया उसका पाँव अब उस ट्रैक पर है। तो मरीज़ को समझा दें कि आपने ये डिटेक्ट नहीं किया तो आप समझ लें कि आप उस सड़क पे चढ़ गए हैं जिसके आखिर में पाँव कटना है। ये शार्कोट जॉइंट है। पेशेंट चलता जाता है, उसको फ्रैक्चर होते जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। ये देखिए कितने सारे फ्रैक्चर हुए पड़े हैं, और फुट उसका ऐसा हो गया है। ये शार्कोट जॉइंट्स हैं। तो ये सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो कंफ्यूज नहीं हो जाती इसमें? फिर उसके अपने फीचर्स हैं। रूमेटॉइड की रेडियोलॉजी के तो पूरे हैं, लेकिन शार्कोट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट के लिए छोड़ दें। ये बता देती है कि ये न्यूरोपैथी है, लेंथ डिपेंडेंट है, मायोपैथी है, एक्सोनल है, डीमाइलिनेटिंग है, ईएमजी नर्व कंडक्शन, ये स्पेशलाइज। अब ये डीडी मैं बता रहा था कि हर केस को न्यूरोपैथी ही ना समझ लें कि जो पाँव में दर्द हुई है या टांग कमज़ोर हुई है। डीजेनरेटिव स्पाइन एंड डिस्क डिजीज़ इक्वली कॉमन, जितने डायबिटीज़ कॉमन उतने डीजेनरेटिव स्पाइन कॉमन है, लेकिन उसके फीचर अलग होंगे। वो एक लग में आएगा, शैटिक टाइप होगा, बैक एक के साथ आएगा, और किसी एक नर्व रूट को या पूरी नर्व को फॉलो कर रहा होगा। ये इसके अपने पैटर्न है, डिस्टल सिमेट्रिकल। देन पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, और ये देखें कि यहाँ मैच कैसा पड़ता है कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी डायबिटीज़ में आ रही है और न्यूरोपैथी भी आ रही है, और दोनों पेन से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने देखना है कि ये वास्कुलर टाइप की पेन है या न्यूरोपैथिक टाइप की है। तो अब वो मेरी उन तस्वीरों पे जाएं जो मैंने आपको बताई है, वो आपको बताएंगे कि न्यूरोपैथिक और वास्कुलर क्या होगी, कि वो जो उसके फीचर एब्सेंट पल्सेस और कोल्ड, लेकिन उसकी पर ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाएगी कि आपने वास्कुलर फैक्टर्स को ज़्यादा देखना है, इसमें न्यूरो आएंगे दोनों पाँव पे पेन के साथ। तो डीडी में याद रखें।
मायोपैथी एक टोटली अलग डिजीज़ है, तो वो लेकिन वो ज़्यादा प्रॉक्सिमल होगी। माइलोपैथी स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी है, कोई शवानोमा है, कोई न्यूरोमा है या ट्रांसवर्स मलाइटिस हो गया है, लेकिन वो अपर मोटर टाइप होगा, आपको प्लांटर्स विद हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये लोअर मोटर टाइप होगी। देन अदर टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथीज, डायबिटीज़ सच अ कॉमन डिजीज़ के इस मुल्क में लाखों लोग हैं, तो इतने बड़े पूल में बाकी बीमारियों का आने का भी तो इम्कान आता है ना। दो रेयर बीमारी तो इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन एक बहुत कॉमन बीमारी और एक रेयर बीमारी तो इकट्ठी हो सकती है ना लाखों के पूल में। तो और क्या है, जीबी सिंड्रोम, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, कार्सिनोमेटिस एंड यूरेमिक एंड अल्कोहलिक मेटाबो, इन सब में होती हैं न्यूरोपैथी, कंप्रेसिव टॉक्सिक, ठीक है ना। तो ये सारी वास्कुलर और न्यूरोपैथी का दोबारा डिफरेंशिएट करने का जरा बताएं। ये सबसे अहम है, इसलिए कि ये दोनों डायबिटीज़ की कम्प्लिकेशन है। वास्कुलर डिजीज़ और न्यूरोपैथी डायबिटीज़ के अलावा भी हो सकती है, लेकिन दोनों डायबिटीज़ में हम उस पर गुफ्तगू रखते हैं। न्यूरोपैथिक में हम डिटेल बात कर लेंगे, उसके फीचर न्यूरोपैथिक टाइप के होंगे। आम एकिंग पेन नहीं होगी कि मेरे पाँव दुखता है, नहीं, मेरे पाँव में चुभन है, जलन है, जो हमने बात कर ली। वास्कुलर के क्या होंगे, पाँव में दर्द तो है लेकिन वो ठंडा होगा, ठंडा बिल्कुल, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। डॉर्सालिस पीडस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज पे आप हाथ रखेंगे, वो एब्सेंट या वीक होंगी, और जो भी एक इस्कीमिक वाले सारे फीचर्स हैं वो मौजूद होंगे। यही है कि वीक पल्सेस और कोल्ड, कलर डिफरेंस होगा, बाकी पूरी यानी वास्कुलर। और इनमें डिफरेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट फ़र्क है। उधर आपने डिस्प्रिन पर प्लेटाल पे ज़्यादा डिपेंड करना है, इधर इस पे आगे स्लाइड आएगी ट्रीटमेंट वाली, उस पर डिपेंड करना है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। लो जी, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट जिस पर फिजिशियन का इंटरेस्ट है। ये जगह पहचानते हैं जी हम, ये लारा सा, चलो जी। ट्रीटमेंट जनाब, क्योरेटिव ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योरेटिव एक ही है, न्यूरोपैथी की क्योरेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट्स बिफोर न्यूरोपैथी। जब आ गई है तो बस फिर तो सिम्टोमेटिक ही है। डायबिटीज़ कंट्रोल करें असल। आज डायबिटीज़ वाले क्यों न्यूरोपैथी पे लेक्चर करवा रहे हैं, हालांकि उनकी दवाई तो डायबिटीज़ वाली है, कि अल्टीमेटली डायबिटीज़ का मैसेज न्यूरोपैथी में है कि न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट तो असल में डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है, न्यूरोपैथी में तो फिर जोड़ तोड़ी है, ठीक है ना। सिम्टोमेटिक रिलीफ इज अवेलेबल, क्योरेटिव इज नॉट अवेलेबल। सो ऑन टॉप इज एंटी कन्वल्सेंट्स, देन एंटी डिप्रेसेंट्स, इस पे आगे स्लाइडें हैं पूरी, ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक्स एंड एनासिड्स। एनासिड जैसे ब्रूफेन है, डाइक्लोरान है, एनाल्जेसिक जैसे पैरास्टामोल है। देन लोकल एप्लीकेशन, इस पर पूरी स्लाइड है, फिजियोथेरेपी, अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्योंकि ये अनमेट नीड्स हैं तो अल्टीमेटली कम्बिनेशन भी करना पड़ता है। इस पर अलग अलग स्लाइडें हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स, ओल्ड जो ज़्यादा हैं, ओल्ड 4 मशहूर हैं जो, उनमें से कार्बामेजिपिन, ये जो टेग्राल वाला कंपाउंड है, और सोडियम वाल्पोरेट एपीवाल वाला, ये बहुत अच्छी है न्यूरोपैथिक पेन में। और न्यूअर में गैबापेंटीन और प्रीगैबोलिन, ये एज एंटी एपिलेप्टिक तो तकरीबन अपना मकाम खो ही चुकी हैं, सिर्फ पेन मेडिसिन के तौर पे रह गई हैं। देन लेमोट्रिजीन एंड टोपैरामेट आर गुड फॉर पेन एज वेल। ये एंटी कन्वल्सेंट में एक पॉइंट बड़ा अहम है। आप मरीज़ को दवाई लिखते हैं, हमारे मरीज़ों का हमारे ऊपर ट्रस्ट का लेवल अनफॉर्चुनेटली कुछ कमज़ोर है ना। पहले जो आके हमारे लिखी हुई को एक मैट्रिक पास स्टोर वाले से कंफर्म करा दें, वो कहते हैं ये तो मिर्गी की दवाई है, मरीज़ या वापस आ जाएगा अगर कम बदनसीब है, और अगर ज़्यादा बदनसीब है तो बंद ही कर देगा, हमारे लिए बड़ा डॉक्टर, और कम बदनसीब है तो वापस आ जाएगा कि जनाब आपने मिर्गी की दवाई लिखी, तो उसे पहले ही बता दें कि भाई ये मिर्गी में भी यूज़ होती है और इसमें भी यूज़, तो फिर वो बचत हो जाएगी। मैं तो अगर उसको बाकायदा कहता हूँ कि वो आपको ये भी बताएगा, लेकिन उसको इतना ही पता है, उसको इतना ही पता है। ज़्यादा अच्छा, बाय द वे, वैसे क्यों एक मिर्गी की दवाई न्यूरोपैथी में, क्यों, किधर मिर्गी किधर न्यूरोपैथी? एक्चुअली नर्व का ही प्रॉब्लम है ना, नर्व है, नर्व का ही प्रॉब्लम है। देयर इज अ हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन। वेल जी, एक और भी है, आजकल मरीज ना नेट पता नहीं कौन, ये दवाई कहाँ में इस्तेमाल हो सकती है। पहली इंडिकेशन एपिलेप्सी, हाँ, दवाई बंद, वो ज्यादा बेहतर वैसे होते हैं। तो जो उन्हें बताना वैसे है होते हैं। कि ये हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन है, जब वो ब्रेन में होगा तो एपिलेप्सी पैदा करेगा, कॉर्टेक्स में, पेरिफेरी में तो न्यूरोपैथिक में। लो जी अगला, ये मैं उस पर स्लाइड बनाई हुई है, वाई एंटी कन्वल्सेंट्स आर यूज्ड। अच्छा, वो उस पर अगर ब्रेन में तो एपिलेप्सी, अगर पेरिफेरी में तो न्यूरोपैथिक पेन है। सो वी हैव टू सेडेट द न्यूरॉन एंड वी विल सेडेट विद एंटी कन्वल्सेंट। ये स्लाइड याद रखें तो वो मरीज को वो वाला, हाँ ये मैंने इसलिए बनाई है कि आप मैसेज दें उसे। आधे मरीज नहीं खाते एपीवाल। नाउ वी कम टू द एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। जिन लोगों ने 70s 80s में पढ़ा हुआ है, उस ज़माने की वाहद एंटी डिप्रेसेंट TCAZ थी। अब एज एंटी डिप्रेसेंट्स देयर ईरा इज़ गॉन, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट है। अब इनका रोल साइकेट्री में तो तकरीबन अब लिखना बंद हो गया, न्यूरोलॉजी वाले ज़्यादा लिखते हैं। क्यों? एज पेन मेडिसिन। न्यूरोपैथिक पेन का बड़ा अच्छा इफेक्ट है, और हर क्रॉनिक पेन का इफेक्ट है।
और फॉर्चुनेटली जो पेन वाला इफेक्ट है ये छोटी डोज पे आ जाता है, 50 मिलीग्राम तक आ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट डोज जो इनकी है वो स्टार्ट ही 75 से होती है, और जो ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बदनाम है, सेडेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, एरिथमियाज, ये वो सारे शुरू ही तकरीबन 75 से होते हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम छोटी डोज पर इनसे एक और काम ले रहे हैं। TCS अगर अभी जिंदा है, मार्केट में मिल रहे हैं तो सारे मिलते हैं, बट दे आर नॉट यूज। दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सी, ट्राइसाइक्लिक या जो SSRI? प्रोटोटाइप ड्रग है इस ग्रुप की, प्रोटोटाइप का मतलब जिस पे सारा काम हुआ और जिसको रेफरेंस बना के हम आगे चलेंगे, वो तो यही है एमिट्रिप्टालिन। लेकिन नॉरट्रिप्टालिन उसी का ही वो आगे बॉडी में मेटाबलाइज होकर नॉरट्रिप्टालिन ही बनना चाहिए, ये फैंसीवाल के नाम से है, एक ही कंपनी बनाती है, सस्ती 1 रुपए की दवाई है और वंडरफुल ड्रग है। बाकी पे 2 और हैं, इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, और इसकी डोजेज क्या है? ये सारी 25 मिलीग्राम और में आती हैं। सिर्फ प्रोथायडिन है जो 75 में भी आती है। तो आप 25 से शुरू करें, 7 दिनों बाद 50 मिलीग्राम कर दें, और मेजॉरिटी 50 मिलीग्राम पर नींद बहुत आती है रात को दें। इसका असर 24 घंटे रहता है जी, उनकी नींद भी थोड़ी होती है उस वक्त। हाँ, ये बहुत काम करती है। देन SSRIs आर गुड, सारी नहीं, डुलॉक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन और सर्ट्रालीन। ये डुलॉक्सिटीन मशहूर है जो ये जैन बार, हैप्पी बार के नाम से है। लो जी, अब लोकल एप्लीकेशन कैप्सायासिन, ये क्रीम भी अवेलेबल है, लोशन भी अवेलेबल है। इसमें भी एक कैच है, मरीज को पहले बता दें कि इस क्रीम की अपनी जलन आपकी न्यूरोपैथिक पेन के जितनी है, लेकिन वो थोड़ी देर रहेगी, चंद मिनट, और फिर आपको जैसे कहते हैं ना ठंड पड़ जाएगी। अगर आपने ये ना बताया तो वो कहेगा कि जनाब वो मिर्चा ने थोड़ी देर तो दवाई नहीं, मिर्चा ज़्यादा मैं बंद ही कर दी थी। ये उसे समझाया, ये कैप्सायासिन इरिटेंट है। कैप्सिडोल बड़ा उस पे करते हैं जी, कैप्सिडोल लगाएं, उसकी मैं एक दो को लिख के दी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो क्या दवाई लिख दी है, बड़ी बर्निंग होती है जी, इसलिए मैं कैप्सायासिन, मिर्ची हैं ये। देन 5% लीडोडर्म पैचेज, ये भी सेडेट कर देंगे, एनेस्थेटाइज कर देंगे। नाइट्रेट स्प्रेज ये काम करेंगे। फिर एक मिसलिनियस ग्रुप है, ट्रेमाडोल। अल्टीमेटली हर पेन का आखिरी फिर तो वही है ना हमारे पास के, फिर ओपीएम उस पर पहुँचे, नारकोटिक पर, लेकिन इसको ज़रा बच के यूज़ करें कि फिर एडिक्शन पोटेंशियल है, लेकिन देनी पड़ती है। देन अल्फा लिपोइक एसिड, मैक्सिलिटीन, ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। नर्व ब्लॉक कैन बी ए चॉइस, एंड एपिड्यूरल इंजेक्शन, स्पेशली रेडिकुलोपैथी में, दूसरी वाली में नहीं। न्यू एंड अल्टरनेट थेरापीज़, इनका सिर्फ एकेडमिक रोल है, प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं है, लेकिन जस्ट टू कंप्लीट द लिस्ट मैंने इनको रखा है। अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स, गैंग्लियोसाइड्स, जीन थेरेपी, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये सब रिसर्च लेबॉर्ट्री की बातें हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर, आकुपंक्चर अवेलेबल है। अब ऐसा ऐसा हमारी एलोपैथिक मेडिसिन इसको इनकॉर्पोरेट कर रही है, इसको मान रहे हैं। टेंस, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ज़्यादा फिजियोथेरापिस्ट देते हैं, इनका रोल है। बाकी जो ऊपर वाली 4-5 जो चीज़ें हैं, ये इनको समझें लैब की चीज़ें हैं, डे टू डे क्लिनिकल लाइफ की नहीं है। अब मैंने अभी सिर्फ आखिर में सिर्फ मैंने एक सवाल है जी, जो ज़्यादातर वो बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है या पेरिफेरल वेज़ोडाइलेटर दिए जाते हैं, उनका कोई रोल है? ये वो आप उस स्लाइड पे पहुंचे जो रीजनरेशन वाली मैंने बात की है, कि जब आप चाहते हैं कि नर्व रीजनरेट करे तो फिर उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। हाँ जी। तो ये रॉ मटेरियल उसका तो उसके साथ साथ नहीं जरूरी है। दें। यानी आपका सवाल है कि जो न्यूरोट्रोपिक विटामिन हैं, न्यूरोबैन, बेबी डॉग्स दें, खासतौर पे चूंकि जब आप ग्लूकोफेज दे रहे हैं तो उसके साथ फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होने लगती है, फिर और परहेजों के चक्कर में। वैसे हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अदरवाइज B12 डेफिशिएंट नहीं होता। न्यूरो से कंसर्न जो लोग थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि जी वो मैथिकोबाल जो है, साइनोकोबालामीन या मैथिकोबालामीन, वो यूजलेस है। मैं आई डोंट थिंक इट नहीं काम करती है, ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं आखिर में, मैंने थोड़ा सा रख लिया है, सब कह रहे थे कि जी वो इसलिए मैंने साइंटिफिक बात है, किसी की पर्सनल राय तो नहीं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में याद रखें कि न्यूरोपैथी में कॉमन है ये, लेकिन न्यूरोपैथी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कॉमनेस्ट काज नहीं है। कॉमनेस्ट काज फिर वही है उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी। सो हर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायबिटिक न्यूरोपैथी ना समझें। डायबिटिक न्यूरोपैथी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डाउन द लिस्ट है। बड़ी काजेज अगेन वही हैं। अगर आप 10 मरीज देखेंगे क्लिनिक में, चाहे वो डायबिटिक भी हैं, तो उनमें से 8 में काज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होगी, 2 में न्यूरोपैथी होगी। उनकी न्यूरोपैथी ट्रीट करें। सो हमने अनफर्जे मैंने कहा ना कि हमने इनके लिए छोड़ दिया है, हकीमों के लिए। इस पर मैं बात पहले मैं इस पर बात कर चुका हूँ। उनके इश्तिहार चांद पर भी पहुंचे हुए हैं कि एस्ट्रोनॉट जब चांद पे उतरे तो वहाँ भी इश्तिहार लगा हुआ था कि चांद पर भी
हर जगह पहुंच गए हैं हम अपने क्लिनिक में भी अच्छा नहीं। सर, एक प्रोडक्ट जो है सिटी कोलिन के अंतर्गत है कि उसकी जो फॉस्फोर उस पे अलग बात कर लेते हैं, वो न्यूरोपैथी से अलग। न्यूरोपैथी में यूज हो सकती है कि जी, बिल्कुल नहीं। वो जहाँ क्योंकि का उसका माइलिन शीट जो है उसका फॉस्फोर जो है उसका लिपिड जो है दैट इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट। तो क्या वो सिटी कोलिन व्हिच इज द प्रीकर्सर ऑफ दिस यू सी ये जो मैंने स्लाइड भी दी ना न्यूरो थेरेपीज, तो उनमें वो जो उसमें effective नहीं हो बिल्कुल सकती। नहीं है, बिल्कुल नहीं। कभी ट्राई भी नहीं की जिस तरह मसलन ट्राई करके जवाब दे रहे हैं, फेल्ड। ट्राई करके जो 5 लिखी हुई हैं लैब वाली, जब जो प्रूवन है जब उनसे फेल हो जाएंगे तो फिर आगे चलेंगे ना उन पे। सो नो रोल। लो जी, ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिकल, मैकेनिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में वही सिल्डेनाफिन, वैग्रा, नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान लेकिन अवेलेबल आप हाँ लोहारी में चले जाए, नारकली में चले जाए। इट इज सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंड इट इनहांसेस इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन द स्मूथ मसल्स। क्या है इरेक्शन, किस चीज़ का नाम है? ब्लड फ्लो को बढ़ाना और उसको वापस जाने से रोकना, इसी का नाम है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने वो स्मूथ मसल्स को कर दिया और पीनाइल ब्लड फ्लो बढ़ गया। सो सिल्डेनाफिल का यही काम है। डोज इज 50 to 100 मिलीग्राम 1 hour बिफोर द एक्टिविटी। पीक इफेक्ट्स कम इन 1.5 to 2 hours एंड सम इफेक्ट्स परसिस्ट अप टू 4 hours। ये आपने मरीज को बातें बतानी है। साइड इफेक्ट्स आर हेडेक, फ्लशिंग, डिस्पेप्सिया, ग्रीन टेंज टू विजन। अगले दिन सुबह उसे ज़रा हरा हरा नजर आता है सावन के अंदों की तरह। कंट्रा इंडिकेशन आर इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अब ये बड़ा कैच है कि जब न्यूरोपैथी होगी तो इस्कीमिक हार्ट का भी पहले अच्छा देख लें, लेकिन उसमें फिर एक अगला और पॉइंट है कि अगर एक्टिव इस्कीमिक हार्ट डिजीज ना दें, अब जैसे अनस्टेबल है और स्टेबल है तो दे दें। कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ नाइट्रेट्स, अब इस्कीमिक हार्ट है तो नाइट्रेट्स भी होंगे, तो ये जगह ज़रा कैच वाली है। और अल्कोहल है तो उसमें ना दें, और रिसेंट CVA है तो ना दें। मैकेनिकल थेरेपी में यही एरेकेड सिस्टम जिसकी ये सबसे मशहूर है। इट इज़ एक्सटर्नल वैक्यूम थेरेपी, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। इट इज़ अ सक्शन चैम्बर ऑपरेटेड बाय मैनुअल पंप। देयर इज़ अ वैक्यूम अराउंड द पीनस एंड देयर इज़ अ टेंशन रिंग एट द बेस ऑफ द ऑर्गन। वो उसमें सक कर लेता है ब्लड को और उसके बाद रिंग को लगा देता है और वो इरेक्शन एक आर्टिफिशियल अचीव हो जाती है। और मज़े की बात है, वंस यू गिव दिस सिस्टम टू अ पेशेंट विद स्ट्रेस, जिसको न्यूरोपैथी नहीं है, वो एक दफ़ा यूज़ करेगा, उसके बाद उसको सिर्फ यह हौसला कि मेरे पास एक चीज़ पड़ी है मेरे बेड साइड टेबल पर, उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? कि ये वो साइकोलॉजिकल होती है कि मैंने फेल हो जाना है इस एक्टिविटी में। जब ये मौजूद है तो वो पता चलता है कि वो कहता है जी मैंने लिया था, 2 दफ़ा यूज़ किया, उसके बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब उसे नहीं पता क्यों ठीक हो गई है, उसको कॉन्फिडेंस है कि आई हैव समथिंग। सर्जिकल इम्प्लांट ये लेस कॉमन है। लो जी, ओनली रिग्रेट इज़ दैट कि मैंने ट्रीटमेंट वक्त पे शुरू नहीं की। सो ट्रीटमेंट स्टार्ट्स बिफोर न्यूरोपैथी। तो ये एंड है 2 मरीज के पास, या फिर ये है। थैंक यू वेरी मच। बुल्स आई येट टू बी हिट। अभी तक न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट में हमने